हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लास्ट अटेम्प्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान। तो भारत का संविधान में आज शुरू करेंगे हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मेरा मतलब ये है कि संविधान बनाने से पहले किन किन तथ्यों तथ्यों या आप बोल सकते हैं इसे अधिनियमों के द्वारा भारत की संविधान की रूपरेखा तैयार हुई। यानी कि संविधान निर्माण के पहले की अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं द लास्ट अटेम्प्ट पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को। नियमों की लिस्ट में पहला अधिनियम निकल के आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं हम लोग कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि उससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए भारत आई हुई थी। इसका मतलब ये है कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1773 ईस्वी तक भारत का प्रशासन और व्यापार दोनों चल रहा था। लेकिन आखिरकार 1773 के बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नियम और रेगुलेशन के तहत भारत में प्रशासन और व्यापार के लिए तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के बाद, ठीक है, भारत में व्यापार और प्रशासन के लिए एक अधिनियम की ज़रूरत पड़ने लगी। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलो तो चलिए शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक मिनट, सत्रह सौ पैंसठ में इलाहाबाद की संधि हुई थी तथा इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर वसूलने की शक्ति जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों प्रांतों में कर वसूल सकती है, कर लगा सकती है। ठीक है, तो इन करों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ठीक, लेकिन आय में बढ़ोतरी होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था और इसी घाटे का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में ब्रिटिश क्राउन से 1 लाख पाउंड का उधार मांगा था। तथा इस 1 लाख पाउंड के उधार मांगने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने यह सोचा कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर किस लिए रही है। तब जा कर के ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब भारत के शासन को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएँ क्या क्या थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो पृष्ठभूमि थी ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का। तो इसका पहला विशेषता है कि ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के शासन पर, इसे समझिएगा कि भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब है कि भारत में किसी एक जगह पर प्रशासन का केंद्र होगा। मतलब भारत की किसी एक जगह से अब पूरे भारत में प्रशासन संभाला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी दूसरी विशेषता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भी कार्य कर रही थी
वो बिना किसी पेपर वर्क के था। ठीक है, मतलब जितने भी काम थे सारे के सारे हवा में हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मन आए वो करती थी, जहाँ टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, जहाँ कोई कर लगा दिया, या जिस तरह से भी धन की उगाही हो सकती थी वो कर रही थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उसके प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली कि उसे पूरा अधिकार है कि वो भारत के प्रशासन को संभाल सकती है, तथा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसका मतलब ये है कि जो भारत में हम 3 प्रेसिडेंसी शहर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ठीक है। तो इन तीनों जगहों पे प्रशासन की नींव रखी हुई थी 1773 के एक्ट से पहले। लेकिन 1773 के एक्ट में क्या किया गया कि कलकत्ता को इन दोनों के, बम्बई और मद्रास का जो भी शक्तियाँ थीं वो बंगाल को दे दी गई कि अब बम्बई और मद्रास बंगाल के अंडर में कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि अब बम्बई और मद्रास बंगाल के अंदर में अब कार्य करेंगे। ठीक है, और ऐसे पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। ठीक है, इसे आप नाम को याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछता है ये कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनकी सहायता के लिए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तथा इनकी सहायता के लिए 4 लोगों की कार्यकारी, ठीक है, समिति का गठन किया गया। मतलब ये 4 लोग मिल करके वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद करते थे किसी भी निर्णय पर फैसला लेने के लिए, और वो फैसला बहुमत से लिया जाता था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बम्बई और मद्रास की शक्तियाँ बंगाल को दे दी गई और बंगाल के अधीन अब बम्बई और मद्रास काम कर रहा था। ठीक है, एक तरह से आप अगर इस चीज़ को समझें तो इसका मतलब ये होता है कि शक्ति का अब केंद्रीकरण होना शुरू हो गया था। जहाँ शक्तियाँ बटी हुई थी, बंगाल के पास थी, बम्बई के पास थी और मद्रास के पास थी, अब वहीं पे शक्तियाँ जो हैं वो सीधा बंगाल को स्थानांतरित हो गई थी कि मतलब अब बंगाल, अब आप इन दोनों पे कंट्रोल करिए और पूरे भारत में अपने प्रशासन की जो नींव है, अपने जो व्यापार है उसे फैलाइए, ठीक है, और मुनाफा जितना से ज़्यादा हो सके ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुँचाइए। और इसे रेगुलेट कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश क्राउन कर रही थी। इसका मतलब है कि सारे के सारे नियम ब्रिटिश क्राउन बना रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चौथे पॉइंट की तरफ। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये आप डेट याद रखिएगा कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस वर्ष कलकत्ता में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आंसर होता है 1774। ठीक है, चलिए और आगे है कि जिसके मुख्य न्यायाधीश हाइट चैम्बर और लिमस्टर को रखा गया। ये 2 नाम अब याद रखिएगा कि ऐसे पहले जो न्यायाधीश थे वो हाइट चैम्बर और लिमस्टर को रखा गया था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, इसे 2 से 3 MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय जो थे, ठीक है, उसके मुख्य न्यायाधीशों में से कौन कौन से शामिल हैं। तो आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको A B करके बताना होगा कि A B थे या B C थे या A D थे। ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, हाइट चैम्बर और लिमस्टर। तथा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट बेस में कि 1774 के द्वारा निर्मित उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी। ठीक है, अपील कहाँ की जा सकती थी, तो इसका आंसर होगा प्रिवी काउंसिल में। ठीक है, जो कहाँ था, लंदन में था। चलिए आइए इसके अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं, और यह है कि ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। शासन चलाने और नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ गलत है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, ठीक है, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, और यही दोनों कार्य देखते थे, व्यापारिक
और प्रशासनिक भी। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे भारत में, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कहाँ होता था, तो लंदन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी शुरुआत हुई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, जस्ट इसके बाद ही आने वाला है। चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला है हमारा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यही है पीट्स साहब। ठीक है, अब इनको अच्छे से देख लीजिए। तो ये थे कौन, ये जो नाम पड़ा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, तो ये 1784 में ये लंदन के प्रिंस थे, पीटर द यंगर। ठीक है, और इनके नाम पे पड़ा था पीट्स इंडिया एक्ट। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी, हम बारी बारी करके सबको देखेंगे। तो इसकी पहली विशेषता थी कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। जैसे मैंने पिछले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो दोनों कार्य देखते थे। ठीक है, प्रशासनिक भी देखते थे और व्यापारिक भी देखते थे। ठीक है, तो 1784 के एक्ट में क्या किया गया कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसकी प्रशासनिक कार्यों को छीन लिया। तो किसने छीना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। ठीक है, अब यहाँ पे दो आ गए शक्तियाँ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, व्यापारिक कार्य देखता था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, तो ये प्रशासनिक कार्य देखता था। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक जो प्रशासनिक कार्य थे वहाँ के, उसके कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तथा द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। द्वैत शासन, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस में आता है कि किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन होता है 1784 का एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई 1784 के एक्ट में। और लास्ट पॉइंट है इसका कि ब्रिटिश शासन का कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण, कंपनी क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब 1784 का एक्ट आया, जो 1784 का एक्ट आया, ठीक है, इसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश ने जिन जिन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया था उन सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे पहले सारे भारतीय क्षेत्र थे। जैसे यूजुअली आप अगर समझें इसे तो वो सारे भारतीय क्षेत्र थे, लेकिन 1784 के एक्ट के बाद, ठीक है, 1784 के एक्ट के बाद ये सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया था कि हम अब एक, ठीक है, औपनिवेश बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा अगला एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए, तो इसकी 3 विशेषताएं थी। पहला है कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। थोड़ा सुन के आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ये इतने मतलब नीचे गिर चुके थे, ठीक है, कि वो अपने ऑफिसरों की पेमेंट भी भारत के राजस्व से कर रहे थे और उन्हें वो अपॉइंट भी खुद ही कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि आप ब्रिटेन से कुछ लोगों को लेके आते हैं और उनसे भारत की प्रशासन की नींव चलवाते हैं, ठीक है, पर आप उनको पेमेंट भी भारत के राजस्व से ही कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है।
इसका मतलब है कि वो भारत आए, भारत से कमाएं, ठीक है, और भारत का धन वापस ले जाके ब्रिटेन में रख दिया। खैर चलिए ठीक है, आप इन पॉइंट को याद रखिएगा कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था की गई। तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1773 के एक्ट से, सॉरी 1793 के एक्ट से, ठीक है। आइए, इसकी दूसरी विशेषता थी कि व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ से आपको सारे जो भी अधिनियम हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। पहला एक्ट कौन सा था आप लोग का? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और इसके बाद से ये व्यवस्था हुई कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये अगला एक्ट कब आएगा? 1813 में, और इसमें भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो 1813 के बाद अगला एक्ट 1833, और फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो 1853, ठीक है। इससे आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी कि ये जितने भी 6 अधिनियम हैं, ठीक है, वो काफ़ी सीक्वेंस में आप लोगों को याद रहेगा कि पहला 1773, उसके बाद 1784, फिर 1793, उसके बाद 20 आप बढ़ाते चले जाइए 3 अधिनियमों तक। तो 1813, 1835 और 1853 का अधिनियम। आइए, इसकी दूसरी विशेषता थी कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। और इसकी तीसरी विशेषता थी कि काउंसिलों के निर्माण को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल के साथ साथ अन्य गवर्नरों को भी दिया गया। यानी कि जो काउंसिल थी, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल थी, उसके निर्णयों को रद्द करने का अधिकार, याद है, एक गवर्नर था और उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी सदस्य, इसे काउंसिल बोलते थे। और ये अपना निर्णय बहुमत से करते थे। किसी मुद्दे पे जिस तरफ बहुमत हो, मान लीजिए कि अगर 4 बहुमत पड़ गए एक तरफ और एक उसके अपोजिट साइड, ठीक, तो ये जो बहुमत है 4 वो उधर जाएगी। अगर इन चारों ने यस बोला है तो वो बिल पास होगा, और चारों ने नो बोला है तो बिल पास नहीं होगा। लेकिन 1793 के एक्ट में व्यवस्था क्या की गई कि गवर्नर जनरल के साथ साथ अन्य गवर्नरों को भी ये हक दिया गया कि वो काउंसिल के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं। चलिए आइए, अगला एक्ट कौन सा हम लोग का? तो 1813 का एक्ट बढ़ते हैं। 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट। तो इसकी 4 विशेषताएँ थी। यूजुअली तो विशेषताएँ बहुत सारी थी, पर जो मुख्य है वो 4 थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी पहली है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया। इसे समझिएगा आप कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो वो ब्रिटेन की महारानी से एक चार्टर साइन करवा के आई थी 1600 में कि हम जा रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए। और इस चार्टर का मतलब ये था कि ये अधिकार जो आपने हमें दिया है वो अन्य किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक एकाधिकार था भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटेन में उस समय क्या हो रहा था 1813 के आसपास, 1813 के पहले, कि जितने भी व्यापारी लोग थे, ठीक है, धनी परिवार से जो बिलोंग करते थे, जिनकी पहुंच थी महारानी तक और प्रिंस तक, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनसे बोला कि एकाधिकार का ये जो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा है, ठीक है, कि ऐसा क्यों? सीधी सी बात है कि व्यापार करके पैसे और मुनाफे कमाने का हक तो हमें भी है। तो काफ़ी दबाव के कारण एक 1813 के चार्टर एक्ट में इसके एक अधिकार को छीन लिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी और भी कंपनियां जो हैं वो भी व्यापार कर सकती हैं भारत में। लेकिन एक और चीज़ इसमें ऐड की गई कि चीन के साथ, ठीक है, चाय और अफीम, ये जो 2 चीज़ें थी, ठीक है, इसका एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय और अफीम का व्यापार चीन के साथ कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक बात इसमें आप और समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही थी कि ऐसा क्यों था कि चीन के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए एक अधिकार को बचा कर रखा था। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत के चाय और अफीम थे वो चीनी लोगों को दिए जाते थे, ठीक है, और चीन से सिल्क और सूती वस्त्र जो काफ़ी उन्नत किस्म के होते थे,
ठीक है, वो लेकर के ब्रिटेन पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में सिल्क के कपड़ों की बहुत मांग थी। ठीक है, और एक तरह से काफ़ी किताबों में लिखा हुआ भी है कि वहाँ के काफ़ी धनी और अमीर घर के लोग सिल्क पहनते थे, और वो एक तरह से ख़ानदानी नवाबी का पहचान भी था, नवाबी का पहचान भी था। ठीक है, चलिए अगला विशेषता है कि चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एक एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, देखो मैं बोला था चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार, चाय के साथ साथ आप अफीम भी जोड़ दीजिए। अफीम के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अगली विशेषता है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति ब्रिटिश सरकार को मिली। ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला एक्ट की तरफ चलते हैं, जो है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये चार्टर सीरीज का ये आखिरी एक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ विशेषताएं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। ठीक है, अब मार्क कर लीजिए। आइए समझते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको इसकी विशेषताओं के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। तो इसकी पहली विशेषता कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जहाँ 1773 के एक्ट में मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था, ठीक है, कि अब इन दो क्षेत्रों का, ठीक है, अधिकार जो है वो बंगाल के पास होगा। वहीं 1833 के एक्ट में संपूर्ण भारत का, ठीक है, जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो विलियम बेटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, यही है विलियम बेटिक। ठीक है, ये नाम आप याद रखिए, विलियम बेटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। वो केवल गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, और ये हैं भारत के गवर्नर जनरल, दोनों में अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 1813 के एक्ट में 20 वर्षों के लिए जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी की, एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय और अफीम की, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शक्तियाँ और अधिकार, अब गतिविधियाँ जो भी हैं वो समाप्त कर दी गई, कि मतलब अब हम व्यापार नहीं करेंगे, अब व्यापार जो भी दूसरे कंपनी जो ब्रिटेन से आ रहे हैं आप वो करिए, हम क्या करेंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है, और उसी से धन जो है वो कमाएंगे। ठीक है, तो वो भारत से टैक्स लेते थे, जो कंपनियां यहाँ व्यापार करने के लिए आती थी उनसे टैक्स लेते थे। ठीक है, अगला है आपका गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी चौथा सदस्य टीबी मैकाले को जोड़ा, लेकिन उसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, मैकाल ने शिक्षा के विकास के लिए ड्रेन थ्योरी दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रेन थ्योरी, शिक्षा के व्यापार के लिए ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसमें समाज के अन्य वर्गों को भी शिक्षा देना तय किया गया था। पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो काफ़ी सीमित था, बड़े बड़े राजाओं या ब्राह्मणों के बच्चे ही पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन मैकाले जो थे उनके द्वारा एक ड्रेन थ्योरी लाई गई थी, जिसके द्वारा अन्य वर्गों को भी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया। मैकाल कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारत में शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का आधार बनाया गया था, कि जो भी पुस्तकें होंगी, ठीक है, वो सारी अंग्रेजी भाषा में होंगी, स्कूल में अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग होगा, समथिंग ऐसा कुछ नियम मैकाले ने सिफारिश में की थी। सरकारी नौकरियों में भेदभाव को निषेध किया गया था, कि मतलब सरकारी नौकरियों में कि सिर्फ ब्रिटिश ही, ठीक है, सरकारी नौकरी ले सकते हैं,
या ब्रिटिश के जो भी, ठीक है, राजनीतिक मामले थे या आधिकारिक मामले थे, उनमें केवल नियुक्ति अंग्रेज़ों की ही होती थी। तो इसी भेदभाव को समाप्त करके भारतीयों को भी इसमें भागीदारी को बढ़ाया गया था। और आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध को ख़त्म करने का प्रावधान इसी चार्टर एक्ट में था। इम्पॉर्टेंट है ये कि राजा राम मोहन ने जो सती प्रथा ख़त्म की थी, ठीक है, वो किस एक्ट के द्वारा हुई थी या किस एक्ट के द्वारा सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून पारित हुआ था? तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। आप इसे याद करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट है। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाल लिया था, क्योंकि आप सबको पता है 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में अपना पहला भारत शासन अधिनियम लाया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली विशेषता थी, मेरी स्क्रीन, अच्छा, इसकी पहली विशेषता की गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य थी, दोनों को अलग कर दिया गया था। जिसमें हमने पढ़ा था कि 1773 के एक्ट में कि एक गवर्नर जनरल, उसकी सहायता के लिए 4 और लोग थे। ठीक है, तो ये जो 5 लोग थे, ये मिल करके विधायी कार्य भी देखते थे और प्रशासनिक भी, मतलब कानून भी ये बनाते थे, उसे लागू भी यही करवाते थे। लेकिन 1853 के एक्ट से क्या हुआ कि इन दोनों चीज़ों को अलग कर दी गई कि आप कानून कोई और बनाएगा, उसे लागू कोई और करेगा। समझे? चलिए अगला पॉइंट है कि PWD तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। PWD और सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। अगला है कि पार्षद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इनमें विधान परिषद कहा गया। ठीक है, इसमें देखिए जो पार्षद थे, जो काउंसिल थी उनकी, उसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, ठीक है, सदस्यों को जोड़ा गया तथा इन 6 में से जो 4 सदस्य थे, उनकी जो चुनाव था वो बंगाल, मद्रास तथा मुंबई और आगरा के प्रांतीय क्षेत्रों से इन चारों को चुना जाता था। ठीक है, चलिए इसकी चौथी विशेषता है कि सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु परीक्षाओं मतलब प्रतियोगिता परीक्षा जो भी था, वो भारतीयों के लिए खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाल समिति की नियुक्ति की गई। ये मैकाल आपको याद होंगे, जो 1833 के भी एक्ट में थे। ठीक है, और इन्होंने सिफारिश की थी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव को समाप्त किया जाए, तथा इसका अमल 20 वर्ष के बाद 1853 के एक्ट में आखिर दिखा। तो उन्होंने क्या किया, एक मैकाल समिति की नियुक्ति की, जिनका काम था कि प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना, ठीक है, और सबको बहाली करना। इसकी 5वीं विशेषता है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किए थे। बस, तो इसकी 5 विशेषताएं हो चुकी हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।